स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर ऑफ रोटेशन मोशन। सो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लास्ट जो था मेरा उसमें मैंने एंगुलर मोमेंटम तक समझा दिया था और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और उसी से आगे जो टॉपिक्स हैं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स है ना वो टॉपिक्स तो बहुत छोटे छोटे हैं जिनमें मेनली हमें उसका फॉर्मूला ही पढ़ना होता है, बट मेन बात यहाँ पे ये आती है कि हमें उसमें बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। तो आज की क्लास में हम ज्यादातर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहला टॉपिक ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसके बारे में मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में ही काफी बता दिया था। जैसे मैंने तुम्हें जब पिछले लेक्चर में एंगुलर मोमेंटम पढ़ा रही थी तो मैंने एंगुलर मोमेंटम के बेसिकली तुम्हें कौन से फॉर्मूले बताए थे, बताओ। एंगुलर मोमेंटम के मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे, है ना। एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे पास एक तो फॉर्मूला ये था कि हम आर क्रॉस पी करें, ठीक है, आर क्रॉस पी करें, इसी को हम आर पी साइन थीटा करके लिखें, इस तरह से भी हम लिख रहे थे, ठीक है। हमारे पास इसी को हम एम वी आर करके भी लिख रहे थे, या फिर ऐसे भी लिख रहे थे, एम बाहर कर दिया था तो आर क्रॉस वी भी लिखा था हमने वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग तरीके से फॉर्मूले, ये सब मतलब किस फॉर्मूले को किस तरह से, कौन सा फॉर्मूला कैसे आया, ये सब पिछले लेक्चर में बताया था। फिर हमने, तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बताया भी था, ये रहा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला था L इक्वल्स टू आर क्रॉस बी, इसी आर क्रॉस पी, इसी को हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करके लेके आए थे तो हमारे पास dl ओवर dt इक्वल्स टू क्या आ गया था, टॉर्क। तो इसी को यहाँ पे समझना है कि मेरे पास क्या आया था कि dl ओवर dt इज इक्वल्स टू टॉर्क। कौन सा टॉर्क? एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए जिसकी वजह से बॉडी घूमे। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द फिजिकल क्वांटिटी जो जो हमें ये बताती है किस फोर्स की वजह से रोटेशन हो रहा है। मतलब कोई फोर्स हम लगा रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी घूम रही है, तो फिर हमें क्या करना होगा, वहां पे टॉर्क कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अगर एक बात बताओ, मुझे क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ रही हूँ, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब रहे कंजर्व्ड रहे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये dl ओवर dt जब मैंने यहाँ लिखा है तो ये l जो है ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये चीज कांस्टेंट कब रहेगी, जब इस l का डिफरेंशिएशन जब हम कर दें तो वो चीज क्या हो, जीरो हो। तो ऐसे तो होता है ना, किसी चीज का कांस्टेंट, कोई चीज कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है। तो इसीलिए इससे हमें ये पता चलता है कि इफ टाउ एक्सटर्नल इज जीरो, ठीक है, टाउ एक्सटर्नल इज जीरो, देन L यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड या फिर सेम या फिर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी मैं कहूं कि बताओ चलो 2 का डिफरेंशिएशन करो d अपॉन dt, 2 क्या है, कांस्टेंट चीज है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो वही चीज है कि कोई चीज, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका डिफरेंशिएशन करने पर जीरो आता है। तो यही चीज है, अगर ये जीरो हो जाए तो डेफिनेटली ये L क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो L विल बी कांस्टेंट या कंजर्व्ड, कांस्टेंट या कंजर्व्ड या फिर सेम, ठीक है। तो ये तो हमने बात समझ ली। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, एक व्हील है ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एंड उसकी रेडियस है आर, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड के साथ घूम रहा है। it picks up a stationary particle of mass m at its edge। अब देखो तुम ऐसे समझो कि एक ये व्हील था, पहिया, ये क्या कर रहा था, ये घूम रहा था, ये ओमेगा से घूम रहा था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। फिर क्या हुआ कि ये ऐसे घूम रहा था, फिर क्या हुआ, इसने एक, इसके ऊपर एक बाहर से एक छोटा सा पार्टिकल आके इसके एज पर, किनारे पर बैठ गया, ठीक है। दिख पा रहा है, इस रेड कलर से बना देते हैं, ये एक पार्टिकल इसके किनारे पे आके बैठ गया, ठीक है। तो इस पार्टिकल का नाम, मास है m, ठीक है। तो यही तो कह रहा है, इट पिक्स अप अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m एट इट्स एज। तो अब एक बात बताओ, ये जो पहिया था जो पहले घूम रहा था, तो ये तो घूम रहा था, तो घूमते पे ही इसके ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल आ गया, इसके किनारे पे बैठ गया। तो अब बता रहा है कि अब इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि नई, ये पहले ओमेगा नॉट से चल रहा था, अब ओमेगा से चल रहा है, क्वेश्चन में दिया है ना ओमेगा नॉट से पहले चल रहा था, तो अब ओमेगा आता है। तो बताओ क्या चीज बदली होगी,
क्या चीज बदली होगी जब ये मास आ गया? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया होगा? यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। क्यों? क्योंकि भाई मास ऐड हो गया है। तो ओमेगा ओमेगा बदलेगा, तो फिर आखिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला ही क्वेश्चन है? तो ये ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें ऐसा नहीं क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा जिससे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसकी वजह से हमने इसका ओमेगा चेंज कर दिया, कि एक्सटर्नल फोर्स या कहीं से भी किसी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं आ रही है। और ये जो मास आया है छोटा सा, तो ये एक बहुत छोटा सा मास है जो कि यहाँ पर इसके ऊपर किनारे पे आके बैठ गया है। या फिर ऐसा होता कि ये पहिया घूम रहा है और तुमने बहुत फोर्सफुली आके इसके ऊपर कोई मास रखा है, फोर्सफुली आकर, तो इसका तब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि जस्ट एक मास है, स्टेशनरी मास, जो आके इसके किनारे पर अटैच हो गया है। ठीक है, बस ये वाली चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए करना क्या है, तो हम पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जब मैं कंजर्व कर रही हूँ तो एल इज कंजर्व्ड है। ठीक है, एल इज कंजर्व्ड है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आई ओमेगा मेरा कांस्टेंट है, कंजर्व्ड की अगर मैं कांस्टेंट टर्म लिख लेती हूँ ना, एल कांस्टेंट है तो मेरा आई ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, आई ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। तो मैं इस तरह से यूज कर सकती हूँ। तो वही चीज आज मैं यहाँ पर यूज करूंगी। कैसे, आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। तो आई वन यानी कि इस वाले केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और इस वाले केस में जो ओमेगा वन था वो, तो यहाँ पे आई था और ओमेगा वन की जगह पे क्या लगाएंगे, ओमेगा नॉट, क्योंकि यहाँ पर पहले ओमेगा ये है। फिर उसके बाद आई टू, चलो अब यहाँ का आई टू, ठीक है। फिर उसके बाद ओमेगा टू, जो कि बाद में मैंने मान लिया कि ओमेगा हो गया है, ये ओमेगा मुझे पता करना है, या फिर मैं ओमेगा ये मैंने ओमेगा क्या माना है, बाद वाला जो एंगुलर स्पीड है यही मुझे फाइंड करनी है। अब आई टू क्या होगा, अभी देखो पहले इसका क्या था, आई, इस पहिए का तो आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मास जो इसके किनारे पे आके बैठ गया है, तो ये मास किनारे पे है ना, तो ये आर रेडियस दूर है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट भी तो रोटेशन हो रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन हो रहा है तो ये वाला जो मास है यहाँ से आर डिस्टेंस दूर है। तो अब जो आई टू है, आई टू विल बी आई प्लस एम आर स्क्वायर। स्मॉल आर नहीं लेना चाहिए, कैपिटल आर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल आर ही मुझे रेडियस दी है। ठीक है, तो मैं अब क्या कर दूंगी, आई ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आई प्लस एम आर स्क्वायर और फिर ओमेगा। तो यहां से ओमेगा हम क्या लिख लेंगे, आई ओमेगा नॉट अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अगर वैल्यूज दी होती तो हम इसमें पुट कर देते, बट हमारा आंसर क्या हो गया, दैट्स इट। तो हमारा क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किसका और ऐड कर दिया, ये जो मास एडिशनली ऐड हो गया था वो। ठीक है, ओके, और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखो इसी फॉर्मूले से हमें क्या क्या समझ में आता है, आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। इससे हमें ये समझ में आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप में चेंज हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अपने आप में चेंज हो सकती है। ठीक है, ओके, अभी क्वेश्चन करते जाओगे उसके साथ साथ चीजें अपने आप समझ में आती जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ, मतलब ये हो गया कि भाई हमारी जो रेडियस है आज इतनी बड़ी है, कितनी है हमारी रेडियस की, अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस जो है वो कितनी है, अभी कैसे याद रखोगे, 6400 किलोमीटर याद रखा करो। कुछ चीजें पता है हिंदी में याद रखना ज्यादा आसान होता है, अब मुझे ऐसी याद रहती है। ठीक है, 6400 किलोमीटर इसकी रेडियस होती है, बट हमें यहाँ पे भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आर में मान लेते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे अर्थ की जो रेडियस है वो आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, तो कितनी हो गई, r by 2 हो गई। ठीक है, contracts to half if the radius of earth contracts to half of its present value, अभी जो present value है उसकी आधी हो जाती है without change its mass। तो यानी कि यहाँ पर जो मास है वही मास यहाँ पर रहेगा, मास तो सेम है। ठीक है, what will be the new duration of day। अब ड्यूरेशन ऑफ डे पूछने का मतलब क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ डे से क्या पूछना चाहता है, इससे मैं क्या निकालूं। देखो ड्यूरेशन ऑफ द डे, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पूरे दिन का ड्यूरेशन क्या होता है, 24 आवर्स।
अब तुम्हें पहले एक बात पता होगी कि जो अर्थ जो होती है वो, अब जैसे मैंने कहा ये सन है और सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर पूरा करने पे 1 साल हो जाती है। और सन अपने ही एक्सिस पे भी रोटेट करती है, सॉरी अर्थ अपनी ही एक्सिस पे भी रोटेट करती है, तो अर्थ अपनी एक्सिस पर ही एक टर्न रोटेट कर लेती है। तो जैसे कोई बॉल ले लो, जैसे मैंने कहा ये मान लेते हैं, ये ठीक है, ये मैंने ऐसे पकड़ रखा है, अगर ये मैं इसे अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कराऊं तो इसने एक टर्न पूरा कर लिया। अगर इसने जब ये अभी ऐसे रखा है, देखो तुम्हें ये वाला पोर्शन दिख रहा है, अब मैं एक टर्न इसका पूरा कराती हूँ, देखो फिर से ये दिखने लगा। तो अब तुम्हें एक टर्न पूरा हो गया, तो एक टर्न पूरा होने का मतलब अब इसका एक दिन पूरा हो गया, यानी कि 24 घंटे पूरे हो गए। तो ये अपनी ही एक्सिस पर रोटेट किया और इसने अपने 24 घंटे पूरे कर लिए, ठीक है। तो तुम्हें पता है ओमेगा का एक रिलेशन है टाइम के साथ, क्या, 2π/t। तो हमें यहाँ टाइम तक पहुंचना है, ये क्वेश्चन में ये चीज पूछ रहा है, तो मुझे इसके लिए ओमेगा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तुम देखो कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मैंने कहा कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और फिर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली यार रेडियस चेंज हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो चेंज होगा। तो अर्थ जो है वो कैसी है, क्या हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, कैसा स्फीयर है अर्थ, ऑब्वियसली सॉलिड स्फीयर है ना अर्थ, अर्थ तो हमारा सॉलिड स्फीयर है। तो मैं अगर इसके हिसाब से लिखूं तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2/5 mr², है ना। और अगर इसकी रेडियस आधी हो गई है तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 mr/2 का स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये 2/5, ठीक है। तो ये हो गया 2/5 mr²/4, यानी कि जो पहले आई था I/4 हो गया, ठीक है। क्योंकि तुम देखो इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन ये सारा क्या है I, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ है, ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ जो है, अर्थ जो थी वो घूम रही थी अपनी एक्सिस पर और घूमते घूमते उसकी रेडियस अपने आप ही आधी हो गई है, ठीक है। अपने आप आधी हुई है ऐसा नहीं है, क्वेश्चन यही नहीं कह रहा है कि बाहर से कोई एक्सटर्नली बहुत फोर्स लगा था जिसकी वजह से अर्थ की रेडियस पिचका के आधी कर दी गई, ऐसा क्वेश्चन ने नहीं कहा है। अर्थ क्वेश्चन यही कह रहा है कि अर्थ घूम रही है और घूमते घूमते उसकी रेडियस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप आधी हो, तो मतलब अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही हुआ है जो हुआ है। तो ऐसे केस में एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है। अब जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है तो हम क्या करते हैं, वही I ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट करते हैं। बस यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात ये थी कि यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहा था, तो तुम्हें ये अपने दिमाग में बताना है कि अगर कभी भी टाइम पीरियड ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात हो तो तुरंत अपना दिमाग ये सोच लो कि टाइम के बारे में बात हो रही है तो हम ओमेगा तक पहुंच सकते हैं। तो ओमेगा जब ही निकलेगा जब मैं ये I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 करूंगी, ठीक है। तो हमने I1 क्या है, I1 मैंने कहा कि भाई I है, ठीक है, मैं इसको I मान लेती हूँ, क्यों मैं 2/5 mr² लिखूं फालतू में, ठीक है। ओमेगा 1 पहले मैंने कहा कि चलो ओमेगा 1 लिखते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद I2 क्या हो गया, ऑब्वियसली I/4 हो गया और ये ओमेगा 2, ठीक है। तो देखो I से I कैंसिल, अब पहले ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का रेशियो निकाल लेते हैं, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, ये क्या आ गया 1/4। इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ, अभी हम आगे क्या करेंगे, अभी ये वाली जो कंडीशन थी इसी का तो ओमेगा 1 है और इसका ओमेगा 2 है बाद वाली का, मतलब जब पिचक गई है अर्थ तो ओमेगा 1 क्या होगा, जब अर्थ हमारी नॉर्मल रेडियस पे थी तब क्या था 2π/t और ये जो t था वो कितना था 24 आवर्स, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको ऐसे लिख दूं मैं 2π/24, ठीक है, किसमें आवर्स में, ठीक है। तो टाइम पीरियड t क्या होता है, t इज द टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड, एक गोल चक्कर पूरा हो जाने का टाइम पीरियड, ठीक है। तो ओमेगा 2 क्या होगा, तो 2π/t डैश, मुझे नहीं पता कितना टाइम, ठीक है। तो मुझे इतना पता चल गया कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यहां से ये पता चल रहा है ना, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कैपिटल T पहले वाला और ये T डैश बाद वाला, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 24 आवर्स था और ये मुझे निकालना है T डैश, ठीक है।
तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 क्या आया था 1/4, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 दैट इज 1/4, और ये क्या हो गया टी डैश अपॉन टी, यानी कि टी डैश अपॉन 24, तो मेरे को टी डैश इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 24/4 और इक्वल्स टू कितना हो गया 6 आवर्स। ओ माय गॉड, अगर अर्थ की रेडियस पिचक के आधी हो जाए तो क्या होगा 6 घंटे में ही पूरा दिन खत्म। फिर हमारे नीट एस्पायरेंट्स के लिए तो टाइम की बहुत दिक्कत हो जाएगी, नीट एस्पायरेंट नहीं सबके लिए टाइम की दिक्कत हो जाएगी, नींद ही पूरी नहीं हो पाएगी, लो अगला दिन हो गया, कब पढ़ाई करें, फिर स्ट्रेटजी एक दिन की नहीं बना करेगी तो पूरे हफ्ते में एक काम पूरा हो पाया करेगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना, मतलब बस क्वेश्चन क्वेश्चन तक ही सही है, कुछ चीजें ना क्वेश्चन में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में तो बहुत ही भयानक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ कॉमेट, कॉमेट का मतलब समझते हो कि ऐसे मतलब हमारा स्पेस है जिसमें सन है, अर्थ है, अदर प्लैनेट्स हैं, ऐसे ही कोई बहुत बड़ा सा कुछ मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मतलब मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता मैं जैसे बोलूं तो सच ये समझ लो कि कोई ऐसा बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो सन के मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितने पर है 1.4 इंटू 10⁻12 एंड द मिनिमम डिस्टेंस 7 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस इतना दूर है और मिनिमम डिस्टेंस इतना दूर है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। if the velocity nearest to the sun is इतना, तो what is the velocity of the comet when it is farthest from the sun? तो पहले फिगर बना के समझते हैं। तो जैसे कि मेरा ये सन है, ठीक है, येलो येलो कलर का हमारा सन होता है, ठीक है, फिर मैंने करा एक कॉमेट बनाया जो पास में है और एक बार दूर है। तो अगर पास में है दूर है तो ऑब्वियसली ऐसा कब हो रहा होगा जब वो ये सन के क्या कर रहा होगा रिवोल्यूशन कर रहा होगा सन का। रिवोल्यूशन और रोटेशन का अर्थ तो समझते हो ना, रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन का मतलब होता है पूरा ऐसे सन का चारों तरफ ऐसे वाला चक्कर लगाना। ये अभी मैं पहले बना लूं, है ना, बन नहीं पा रहा है इसे एक साइड से। रुको अभी अच्छा सा बना लूं पहले। अब ठीक है। कभी कभी कुछ हमारे हाथों से नहीं हो पाती, कुछ चीजें टेक्निकली अच्छे से हो पाती है। तो ये हमारा वो कॉमेट है, ये एक बार पास में एक बार दूर, ठीक है, ये है कॉमेट। अब अच्छे से विजिबल है ना। ओके, तो ये जो कॉमेट है वो क्या कर रहा है सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो अगर ये सन के चारों तरफ घूम रहा है तो दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, और यही अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, दैट इज रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन क्या होता है अपनी ही एक्सिस पे घूमना। कभी भी रोटेशन वर्ड लिखा है तो ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पर, ठीक है, और रिवोल्यूशन है तो अराउंड दी सन। अभी ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में तो बहुत ही ज्यादा यूज होगा अराउंड दी सन। ठीक है, चलो इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। तो अब ये कह रहा है कि ये हमारा जो कॉमेट है और ये जो हमारा सन है, तो कॉमेट एक बार ना सन से इतनी दूर है, मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाली है, ये जो कितनी है 1.4 इंटू 10⁻12 मीटर, और एक बार ये मिनिमम डिस्टेंस इतने पर है जितना 7 इंटू 10⁻10 मीटर, इन दोनों डिस्टेंसेस पर है। तो तुम्हें पता है जब भी कोई बॉडी इस तरह से पूरी अराउंड द सन इस तरह से रोटेट रिवॉल्व कर रही है तो उस केस में उसकी कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, उसकी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। क्योंकि क्या हो रहा होता है कि सन और इस बॉडी, अभी ये ग्रेविटेशन में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, सन और इस बॉडी के बीच में क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन के काम कर रहा होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये गोल गोल घूम रही होती है, मतलब इसके चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो अब ये सिस्टम कौन सा बन गया, सन और ये कॉमेट का ये सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम में कोई बाहर से आके तो फोर्स लगा नहीं रहा, बस ये अब अपने ही उन्हीं फोर्सेस की वजह से, किस फोर्सेस की वजह से, कौन सा फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके ऊपर, कॉमेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, कौन किसकी वजह से, सन की वजह से। तो उसकी वजह से ये घूम रही है, जब ये घूम रही है तो अब ये कोई एक्सटर्नल फोर्स और कोई नहीं है, इन दोनों के आपस के फोर्स हैं बस यही। इसलिए ऐसे केस में क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है,
क्या रहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो कंजर्व्ड रहता है तो अगर मैं इस पोजीशन को ए मान लूं और इस पोजीशन को बी मान लूं तो एंगुलर मोमेंटम एट ए विल बी इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम एट बी। ठीक है, तो मैंने कहा कि आई ओमेगा इक्वल्स टू, अब देखो मैं ऐसे ही लिखती हूँ प्रॉपरली जैसे तुम्हें समझ में आए, आई ए ओमेगा ए इक्वल्स टू आई बी ओमेगा बी। अब ये आई क्या है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कॉमेट। अब ये कॉमेट जैसा यहाँ था वैसा ही यहाँ पर है ना। अब और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जैसा यहाँ पे वैसा ही है, लेकिन अब हमने ये आई और ओमेगा तो रख लिए, क्योंकि मैंने आई ओमेगा क्यों रखे, क्योंकि मैंने तुम्हें यही दो फॉर्मूले बताए। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा आई ओमेगा वाले फॉर्मूले से ही करेंगे, हमें यहाँ पे ना ही ओमेगा दिया हुआ है ना ही आई दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हमें इस कॉमेट का। क्या कॉमेट का मुझे ओमेगा दिया, नहीं दिया, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ फिर अब, एम वी आर, एम वी आर ओमेगा आई। एल का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना एंगुलर मोमेंटम का। तो मास तो देखो दोनों जो सेम रहने वाला है, ये ए पोजीशन पे, ये ए पोजीशन पे, ठीक है, ये ए पोजीशन बी पोजीशन पे वेलोसिटी और ये वी पोजीशन की रेडियस। ठीक है, तो बस अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो मास से तो मास कैंसिल हो गया। ठीक है, एमबीआर वाला फॉर्म, तो वी ए पोजीशन कौन सी है, ये, तो यहाँ की मुझे वेलोसिटी पता करनी है, क्या है, वही तो मुझे पूछी है, यही तो मुझसे पूछी है क्वेश्चन में, और यहाँ की वेलोसिटी मेरे को क्वेश्चन में दी है। ठीक है, तो वी ए मुझसे पूछी है, आर ए क्या है 1.4 इंटू 10⁻12 मीटर में है, कोई चेंज नहीं करने की जरूरत है। वेलोसिटी एट बी पॉइंट मुझे क्या दे रखा है 6 इंटू 10⁻4, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी दे रखी है ना, तो मुझे लीनियर वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। देखो पहले मैं ये सब इसलिए कर रखी थी ताकि तुम्हें मैं उस तरह से लेके जा सकूं जैसा तुम्हारा दिमाग सोच रहा था। ठीक है, फिर तुम्हें वहां से वापस लेके आ सकूं कि नहीं तुम्हें वैसे नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये वी रख लिया मैंने, आर क्या रखेंगे यहाँ का 7 इंटू 10⁻10। तो देखो क्या हो रहा है, वी ए इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7 अपॉन 1.4 इंटू 10⁻14 है ये इधर, और नीचे 10⁻12। ठीक है, 14 कैसे हो गया, ये 4 और 10 जोड़ दिया मैंने, इनका 14 हो गया। इसको देखो इसके पॉइंट से ये 11 रह जाएगा नीचे। ठीक है, अब नीचे 11 है ऊपर 14 है, तो कितना रह जाएगा ऊपर 3 रह जाएगा सिंपल। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 6 इंटू 7/14 इंटू 10⁻3। ठीक है, 7 से ये कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 3 बार, तो आंसर फाइनली आ गया वी ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वेलोसिटी हो गई हमारी कहां पर, जब कॉमेट हमारा फारदेस्ट पोजीशन पे होगा। तो हमें ऐसे केस में जब भी कोई कॉमेट जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है तो हमें ये बात समझनी है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, बिल्कुल हमें ये बात ध्यान रखनी है। बट ऐसे केस में हम ये आई ओमेगा वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ना ही हमारे पास आई है ना ही हमारे पास ओमेगा है, तो हम एमवीआर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लस पॉइंट हमें यहाँ पर ये सीखने को मिला। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं कि थिन सर्कुलर रिंग है, एक पतली सी रिंग है जिसका मास है m और उसकी रेडियस है r, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। दो ऑब्जेक्ट दोनों का मास क्या है m है, जो कि अटैच कर देते हैं जेंटली, देख रहे हो क्या लिखा अटैच्ड जेंटली, ऐसा नहीं लिखा कि फोर्सफुली, कोई रिंग है उस पर फोर्सफुली नहीं रख रहे हैं, जेंटली बहुत ही ध्यान से बहुत ही धीमे से, ताकि एक्सटर्नल फोर्स तो आ ही ना जाए, जिस एक्स्ट्रा फोर्स आएगा उसी की वजह से टॉर्क लग पाएगा ना, फोर्स की वजह से ही तो टॉर्क जनरेट होगा, तो ना फोर्स होगा तो टॉर्क होगा। ठीक है, अटैच्ड जेंटली ऑन द रिंग, तो व्हील नाउ रोटेट्स विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, तो अब तुम्हें क्या समझना है कि जैसे पहले ये पहिया था, व्हील था, ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरी कंडीशन, सो व्हील नहीं है अब केवल रिंग है ना, तो पहले रिंग थी उसकी रेडियस है आर, ठीक है, फिर अब क्या हुआ, दो छोटे से पार्टिकल, पहले इसका मास क्या है कैपिटल एम है ना, इसका भी मास कैपिटल एम है, पर ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम आ गए। ठीक है, जब ये लोग भी आ गए हैं बीच में, तो अब
अब एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला लगेगा। तो क्या यहाँ पे मुझे देखो, क्या यहाँ पे मुझे लीनियर वेलोसिटी v दे रखी है क्या? v दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, तो मैं mvr वाला फॉर्मूला लगा के इसको यूज नहीं करूंगी। तो ऐसे केस में मैं आई ओमेगा वाला कंजर्व, आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यही यूज करूंगी। ठीक है, तो इस केस में आई मेरा क्या है, आई मेरा क्या होगा इस केस में, रिंग है तो क्या यूज करेंगे, एम आर स्क्वायर, है ना। और इस केस में हम आई डैश मान लू मैं तो क्या यूज करेंगे, एम आर स्क्वायर प्लस प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा, ये स्मॉल एम है, ये इस एक्सिस के अबाउट तो रोटेशन हो रहा होगा, तो स्मॉल एम आर आर स्क्वायर। ठीक है, और ऐसी स्मॉल एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये मैं लिख सकती हूँ आई डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, आई आई दोनों का लिख लिया। इसका मान लेते हैं ओमेगा है, ओमेगा 1, और इसका ओमेगा, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा 1 से, और फिर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा 2 से। ठीक है, तो ओमेगा 2 मुझे पता करना है, बट क्वेश्चन में तो मुझे ओमेगा 1 को मुझे क्या बोल रखा है, ओमेगा बोल रखा है, इसे ओमेगा लिखते हैं, इसे ओमेगा डैश। ठीक है, तो मुझे ओमेगा डैश पता करना है, कैसे पता करेंगे, सेम वही, आई वन ओमेगा 1 इक्वल्स टू आई टू ओमेगा 2। आई वन क्या है, एम आर स्क्वायर, ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा, आई टू क्या है, एम आर स्क्वायर। क्यों हम एम आर स्क्वायर रख रहे हैं, आई क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि देखो ऑप्शन में ना एम एम इनके टर्म्स में आंसर दिया है। ठीक है, प्लस 2 स्मॉल एम आर स्क्वायर, और ये ओमेगा डैश, ओमेगा डैश ही तो माना था मैंने। तो तुम देखो क्या करोगे अब तुम देख सकते हो ये वाला जो आर स्क्वायर है, अगर इनमें से ये दोनों आर स्क्वायर में कॉमन ले लूं तो कट जाएगा, है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। तो देखो एम आर, कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा, और इधर से देखो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाहर ले लो तो ये बचेगा कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम ओमेगा डैश। ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम, बस हो गया। ठीक है, क्या है आंसर, ऐसा कुछ है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही था हमारा आंसर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू 1/nth ऑफ इट्स प्रेजेंट डे वैल्यू, रेडियस ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो मतलब अगर अभी प्रेजेंट में अगर रेडियस आर है, रेडियस क्या है आर, तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन रेडियस क्या हो जा रही है, रेडियस क्या हो जा रही है r/n। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो लेंथ ऑफ द डे विल बी, मतलब वही बताना है कि तुम्हारा लेंथ ऑफ द डे क्या होगा। तो इसका आंसर तुम बताओगे जैसे पहले किया था, जैसे पहले किया था ना, तो ये समझ लो पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था आधी हो गई है, तो मतलब r/2 समझ लो, है ना। पहले वाले क्वेश्चन में यही n की जगह पे क्या था, 2, हाफ हो गई थी ना कॉन्ट्रैक्ट होके, तो जैसे पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन को करना है तुम्हें। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताओगे तुम। ठीक है, इसका आंसर क्या है जो इस वाले क्वेश्चन का, कमेंट्स में। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देखो जब हम ट्रांसलेशन मोशन पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन मोशन यानी कि सीधी लाइन में चलने वाला, तो ट्रांसलेशन मोशन में हमारा क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी। मैंने तुमसे कहा था कोई भी बॉडी है, अगर कोई बॉडी है उसके पास मास तो होगा ही, अगर वो चल रही है तो वेलोसिटी है, और चल रही है तो वेलोसिटी है और मास है, तो फिर क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, कोई बॉडी है उसके पास मास है और वो v वेलोसिटी से चल रही है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर कोई बॉडी है वो रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो क्या होगा, तो फिर भाई वो बॉडी जो है वो घूम रही है, तो अब उस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब बॉडी अपनी जगह, जैसे अगर ऐसा घूम रही है सिर्फ अपनी जगह, ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रही। देखो एक होता है ये,
ये अपनी जगह घूमना है, जैसे मैं इसको अपनी जगह घुमा रही हूँ, ठीक है, ये ऐसे नहीं कर रही मैं। तुमने दो चीजें समझे डिफरेंस, एक है मैं ऐसे घुमा रही हूँ तो एक ही जगह पे घूम रही है, ठीक है, एक है मैं इसे घुमाते घुमाते चला रही हूँ, मतलब घूम भी रही है और सीधी लाइन में भी चल रही है, घूम भी रही है और सीधी लाइन में भी चल रही है। तो जब घूमे हुए और सीधी लाइन में भी चले तो अलग बात है, तब क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशन मोशन भी है। लेकिन फिर से शुरू से समझते हैं, अभी ये जो चीज है इसको मैं यूं चला रही हूँ, ये क्या हुआ, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। तो अभी जब ऐसे करके चल रही है तो इसका मतलब इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इसको ऐसे घुमा रही हूँ, ये एक ही जगह पे घूम रही है, तो इस वक्त क्या है इसके पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको घुमाते घुमाते चला रही हूँ, घुमाते घुमाते चल रही है, ये घूमते घूमते चल रही है, तो इट मीन्स अब इसके पास रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी है। तो पहले रोटेशनल क्या होती है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी है, जैसे मैंने कहा ये एक बॉडी है और वो अपनी ही इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो अब क्या कहेंगे कि भाई इसके पास क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अभी जब रोलिंग मोशन पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं उसको। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब ये कब होता है, ये जब होता है जैसे कि हमारे पास कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है ना, ओमेगा से, और इधर की तरफ भी मूव कर रही है, ठीक है। तो उस केस में इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल, दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो तीन केसेस बनते हैं काइनेटिक एनर्जी के, बस तुम्हें ये फॉर्मूले ध्यान रखने, बाकी आगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने। एक स्टेटमेंट लिखा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक बात बता, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आ रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई जो होता था, ऑब्वियसली अगर मैंने अभी ये जो बॉडी है वो इसके सेंटर से पास कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अभी यही बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगे तो एक्सिस बदलेगी, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, तो आई की वैल्यू बदल दोगे तो आई के रोटेशनल एनर्जी बदल जाएगी। तो वही बात है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। ये अच्छा स्टेटमेंट है, तुम्हारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक व्हील है जो कि रोटेट कर रहा है एट द रेट ऑफ 1000 आरपीएम। व्हाट इज आरपीएम, हर क्वेश्चन में मैं इस पर वो लगाती हूँ बार बार, क्योंकि ये बच्चे बहुत गलती करते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम गलती करो, तुमने मुझसे पढ़ा है तो तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 1000 आरपीएम, व्हाट इज आरपीएम, आरपीएम इज नॉट द रेडियन पर मिनट, इट इज द रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। वैसे है क्या, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दी होती है तो ये क्या है, ये कायदे से तो ये आरपीएम जो लिखा हुआ है दिस इज द क्या है, ये यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बट हम फ्रीक्वेंसी से क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। अच्छा, तो अगर यहां से मुझे ओमेगा मतलब मिल जाएगा, फिर उसके बाद एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 1000 सॉरी 10 to the power 6 जूल, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो भले ही इसने ये नहीं कहा कि काइनेटिक एनर्जी ये वाली जो है वो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन बोल रहा है कि रोटेट कर रही है, तो डेफिनेटली ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि व्हील को हमेशा डिस्क की तरह कंसीडर करा जाता है, ठीक है। वैसे अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है। 10 to the power 6 काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, हाफ आई लगाना है यहाँ पे, ओमेगा कितना हो जाएगा, पहले यहाँ से ओमेगा निकाल लेते हैं, 1000 इंटू 2 पाई पर मिनट है, तो मिनट की वजह से मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो ये हो गया पाई 10 पाई भाई, नहीं क्या ही कर रही हूँ,
100π/6, ठीक है, 100π/6, तो ये 100π/6 इंटू 100π/6 स्क्वायर। अब तुम एक चीज नोटिस करो, एक पाई ये हो गया, एक पाई ये हो गया, पाई स्क्वायर हो गया तो ये भी एक 10 बन गया, तो कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो हो गए, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻6 इक्वल्स टू 1/2 i इंटू 10⁻5 और नीचे 6 6 36, सही है। तो देखो इससे इसको काटोगे तो इधर कितना बचेगा, सिर्फ 10, तो i इज इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 36 इंटू 10, और तो 6 और 6 670 क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई किस तरह से करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फ्लाई व्हील है, इसका मास मुझे दे रखा है 0.2 kg, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रोटेटिंग विद द 5/π रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी है, मैं इससे अपनी निकाल सकती हूँ ओमेगा, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। कोई व्हील है, ये व्हील है और किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के, ठीक है, passing through the center of mass or perpendicular to the plane. Calculate the angular momentum and kinetic energy of the wheel. तो angular momentum L equals to I ओमेगा से निकाल सकते हैं। I कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे जरूरत पड़ गई, ये व्हील है ना, तो व्हील को हमेशा कैसे कंसीडर करना होता है, एज डिस्क, डिस्क की तरह कंसीडर करना होता है। तो I की जगह क्या रखोगे, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है। तो पहले ओमेगा देख लेते हैं, इधर ओमेगा कितना आएगा 2π और एफ कितना दे रखा है 5/π, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे ये, तो 10 आ गया ओमेगा, ठीक है। ओमेगा विल बी 10, क्या, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओके, तो L इज इक्वल्स टू 1/2, मास क्या देखा है 0.2 kg है, सही है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻2 करेंगे, ओमेगा 10 है, तो ये और ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, L इज इक्वल्स टू 0.1। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, सॉरी यूनिट क्या लगाएंगे हम, MVR ऐसे करके होता है ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये तो मेरा एक आंसर आ गया किसका, एंगुलर मोमेंटम। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो क्या कर सकते हैं, क्या मेरे पास जो पहले आंसर आया उससे कोई फायदा उठा सकते हैं, अरे डेफिनेटली उठा सकते हैं। अभी मैं अगर तुम्हें यहाँ पे ये लिखाऊं, चलो इधर ही ऐड कर देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग डालने में क्या है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे हमारा लीनियर के केस में था ना, लीनियर के केस में क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m, वैसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू L²/2m, सॉरी 2I, मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इसका फायदा हम कैसे उठा लेंगे, अब L तो हमारा आधा सॉल्व कर चुके हैं ना, तो हम क्या कर लेंगे, काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मुझे ऐसे केस में, तो L²/2I फॉर्मूला, तो मुझसे भी निकाल सकते हो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। L² या 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 2, I की वैल्यू कितनी आई है, इतना था मेरा I। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे ना एक मिस्टेक कर दी, मैंने R का स्क्वायर तो किया ही नहीं यहाँ पे, फिर से सारा करते हैं, मतलब इतना मेरा R था ना, तो एक और R का मल्टीप्लाई, एक और R, ये R
ये एक और आर, ठीक है, ये मास, फिर ओमेगा, अब आएगा ओमेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, ये इतने से कैंसिल हो गया, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको इससे उड़ा दो, डिस्टेंस से हट गया, तो L विल बी इक्वल्स टू हो गया, L इज इक्वल्स टू, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.01 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है ये बिल्कुल, ओके। देन उसके बाद हमारी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो हम इससे भी कर सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन 2 आई से, और हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जिससे तुम्हारा मन करे, आई तुम्हें निकालना पड़ेगा, आई यहाँ पे निकला हुआ है 1/2 इंटू 10 × 10⁻² का स्क्वायर, तो ये चीज सॉल्व होके मेरे पास कितनी आती है 10⁻³ तो बस इसको यहाँ पे रख लेंगे, एल स्क्वायर यानी कि 0.01 इंटू 0.01 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ अब देखो ये ऊपर जो है ये हो गया 10⁻⁻4 और ये है 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻1। 0.5 किससे आ गया, ये 1/2 की वजह से, ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ है तो 10⁻⁻1, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 जूल, या फिर हम कह सकते हैं 0.05 जूल, ठीक है, एनर्जी है तो जूल लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक की वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाई थी ना, बिल्कुल वैसी ही, बिल्कुल वैसी। वहां पे क्या होता था, वहां पे भी तो यही था कि वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल वही है कि वर्क डन बाय द टॉर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। तो हम इधर यहाँ क्या लिख देंगे, वर्क डन बाय द टॉर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज का मतलब क्या रहता है, फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस करना, तो वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैं फाइनल ऐसे लिख देती हूँ, माइनस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली कौन सी, इनिशियल, ठीक है, ओके। अब क्लियर है, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 आरपीएम से 360 आरपीएम। तो तुम देखो बार बार आरपीएम ही दिया होता है, तो हमें तो ओमेगा में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो अब आरपीएम मतलब ओमेगा एक ओमेगा से दूसरे ओमेगा में चेंज हुआ है, तो पहले तो देखो, तो मैं फ्रीक्वेंसी दी है F1 क्या दी है 60 आरपीएम और F2 दिया हुआ है 360 आरपीएम, तो यहां से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इधर से ओमेगा 1 निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 पाई अपॉन 60, तो ये क्या हो गया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तुम्हें ये तो पता ही है मैंने 60 का डिवाइड क्यों किया है, ये 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60, यानी कि ये हो गया 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार कट गया, तो ये देखो 0 से 0 हो गया है ना, 6 से 6 बार हो गया, 6 2 जा 12, तो 12 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले ओमेगा निकाल लिया है। अब उसके बाद अगर इसी पहले ही वाले केस में ऐसे ही अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक, अब तुम देखो हमारे पास वही कह रहा है कि वर्क करना पड़ा था हमें, तो वर्क इज डन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल वाली क्या लिखोगे 1/2 आई ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, यही तो लिखोगे, आई तो सेम ही रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही रहेगा, बॉडी एक ही है, वर्क डन कितना करना पड़ा था 484, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 1/2 आई कॉमन आ जाएगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर यानी कि 12 पाई का स्क्वायर, 12 पाई का स्क्वायर माइनस
2 पाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो 4 और 4 8, 5 6 8 हो गया, मतलब इसको इधर कर दिया है, नॉट द 5 6 8, 9 6 8, ठीक है ना। 4 और 4 8, 16 का 1 कैरी, 4 और 4 8 का 1, ठीक है। तो मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने 2 का, इज इक्वल्स टू आई अपॉन, बस तुम्हें अभी ये 12 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप बताओ, कैसे कर सकते हैं हम इसमें, इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, 12 का स्क्वायर साइड में सॉल्व कर लेती हूँ मैं एक बार, और फिर उसके बाद सारी कैलकुलेशन एक साथ रख देंगे। देखो 12 पाई स्क्वायर है, 12 पाई स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो, 12 का स्क्वायर हो, 12 पाई का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, और पाई स्क्वायर क्या हो गया 10, और ऐसे ही 2 पाई का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 440, ठीक है। अब हमें माइनस क्या करना था, हमें करना क्या था 1440 माइनस 40, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0041, 1400 बचा, तो बस अब यहाँ पे 1400 कर दो। तो कुछ चीजें थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। अब उसके बाद इस तरह से i इज इक्वल टू आ जाता है 968 बाई 1400। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये समथिंग आ जाएगा हमारा 0.69, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। इफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी of the body is increased by 300%, then determine the percentage increase in its angular momentum। तो अब तो यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें बताया था। कौन सा बताया था, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i। अब बोल रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में इसमें 300% का इंक्रीमेंट आया है, तुम्हें ये बताना है एंगुलर मोमेंटम में कितना आएगा। तो पहले तो ये समझो कि 300% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या है। तो जैसे कि अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली मान लेते हैं कि k है, ठीक है। तो इसमें इसका 300%, तो पहले बात तो k का वर्ड आता है ना मल्टीप्लाई का 300%, 300% है तो मतलब डिवाइड कर दिया, क्या कितना होगा 3k। तो इतने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो फाइनल इसके बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली फाइनल हमारी क्या हो जाएगी k प्लस 3k, क्योंकि ये जो है ना यही तो है हमारा 300% ऑफ इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा वो टोटल 4k, बस यही समझना था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो इस फॉर्मूले से मुझे क्या पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, है ना। तो मैं अब क्या लगाऊंगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 इनका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इनिशियल क्या था k, फाइनल क्या है 4k, और ये L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो k से k कट गया तो 1/2 L1 अपॉन L2, L2 विल बी इक्वल्स टू 2L1, मतलब ट्वाइस ऑफ L1, ठीक है। ये तो पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला एंगुलर मोमेंटम अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। दैट इज L2 क्या हो गया 2L1 के बराबर, ये L1 है, ये भी L1 है इंटू 100, 2L1 माइनस L1 दैट इज L1 अपॉन L1 इंटू 100, यानी कि ये क्या आ गया 100%। तो 100% का इंक्रीमेंट आएगा किसमें, एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है। देन उसके बाद ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने सारे अपने इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रोलिंग मोशन, ठीक है। तो वही पार्ट है जो ज्यादातर रोटेशन मोशन में बच्चों को टफ लगता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर अप करेंगे, अच्छे से आराम से समझेंगे उसे, ठीक है। तब तक जितना अभी ये पढ़ा दिया है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अपनी बुक से करना, ठीक है। एक बुक लो और उसके सारे क्वेश्चंस करते जाया करो, टॉपिक वाइज पढ़ाती जाती हूँ मैं, वैसे अपने अपने क्वेश्चंस को करते जाया करो, ओके। तो आई होप कि तुम्हें इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं मैंने उनको भी एक बार सॉल्व करना अपने आप से, ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड कीप शेयरिंग द लेक्चर्स, लाइक करके जरूर जाया करो, है ना, लेक्चर को, और अपने कमेंट करके जरूर जाया करो, ओके। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर मुझे जरूर देके जाना, ओके। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस।